क्वेश्चन नंबर 91 में गॉसियन सरफेस इज द क्लोज सरफेस और सराउंडिंग अगर चार्ज Q है तो जो नंबर ऑफ लाइन, देखो गॉस लॉ में जो फ्लक्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड। तो यहाँ पर जो भी चार्ज एनक्लोज्ड है नंबर उसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो दो चार्जेस गिवन है और उनके साथ एसोसिएटेड लाइंस, तो Q1 बाय Q2 इक्वल टू क्या कर रही है N1 बाय N2। तो यहाँ से एक चार्ज गिवन है, दूसरा चार्ज सॉल्व हो जाएगा। 92 क्वेश्चन में एक वायर विच हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यानी उस वायर का लेंथ L अगर ले लिया जाए तो चार्ज होगा लैम्डा इंटू L। तो एक बार वो वायर उस क्यूबॉइड से इस तरह से पास करती है कि फ्लक्स मैक्सिमम है। देखो एक क्यूबॉइड में वायर स्ट्रेट है, सेंटर से पास होती हुई उस वायर के लिए मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ जो क्यूबॉइड में हो सकती है वो अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है, जिसको हम डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बोलते हैं। और वायर सेंटर से ही पास हो रही है, खाली उसकी पोजीशन चेंज हुई और इस तरह से पोजीशन सेट की कि फ्लक्स मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम लेंथ सेंटर से पास होती हुई वायर के लिए जो मिनिमम लेंथ होगी वो मिनिमम साइड के पैरेलल होने पर होनी है, और मिनिमम साइड क्वेश्चन में क्या गिवन है L। तो दिस इनटू लैम्डा ये मैक्सिमम चार्ज एनक्लोज हो सकता है, और H इंटू लैम्डा ये मिनिमम चार्ज एनक्लोज हो सकता है। और फिर यहां से आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स मिनिमम का रेशियो आ जाएगा। 93 क्वेश्चन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है। देखो -100 -120 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन ए गैप ऑफ 2 सेंटीमीटर, फिर -120 से -40 अगेन 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन ए गैप ऑफ 2 सेंटीमीटर। ये कंफर्म करता है कि dV बाय dr इज सेम फॉर बोथ, यानी E जो है मैग्नीट्यूड वाइज यूनिफॉर्म है। और क्योंकि सरफेसेस प्लेन सरफेसेस हैं पैरेलल टू ईच अदर, तो डायरेक्शन वाइज डायरेक्शन होनी है नॉर्मल टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डायरेक्शन वाइज भी ये एक यूनिफॉर्म का केस। सो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो आपके पास ये -100 है, ये -120 है और ये -140 है। तो इस तरह से अप जाते हुए पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो आपके पास ये है फील्ड की डायरेक्शन, और इस फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस इट इज 20 वोल्ट और गैप कितना 0.02 मीटर। ये आपके पास वोल्ट पर मीटर और डायरेक्शन ये है। 94th क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर चार्जेस शोन हैं, और ये -Q है, ये +Q है और ये +Q। देखो तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और ट्रायंगल इक्विलेटरल है, यानी तीनों साइड्स बराबर हैं। तो जो किसी भी पेयर का फोर्स बनेगा वो सेम ही बनेगा। नाउ क्वेश्चन इज कि जो फोर्स ऑन दी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स चेक करें तो नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये कुछ F हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा तो ये F। तो इस F और F में एंगल है 120 डिग्री। तो इस F का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, और उसका नाम अगर हम F1 रख लेते हैं तो F1 की वैल्यू F ही होगी वेक्टर रिजल्टेंट से। और इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों F सेम। तो F ये एंगल है 60 डिग्री। तो इस बाइसेक्टर के अलॉन्ग जो नेट फोर्स है लेट अस कॉल इट F2, तो ये √3F है। तो आपसे पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स है और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स है उसका रेशियो पूछा है। पॉजिटिव चार्ज ये भी हो सकता था, इस पर बनाएंगे तो भी सेम केस बनेगा।
तो F1 F2 का रेशियो यहां से सॉल्व हो जाएगा। 95 क्वेश्चन में अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। उस मीटर स्केल पर 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दो पॉइंट्स, यानी उन पॉइंट्स में जैसे ये स्केल है तो स्केल पर ये 0 सेंटीमीटर, ये 30 और ये 60, तो 30 और 60 में लेंथ L वो कितना है 30 सेंटीमीटर, और पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इट इज गिवन 10 वोल्ट्स पर मीटर। तो इन दोनों पॉइंट जैसे ये ए और ये बी है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी होना है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू दिस लेंथ, और ये लेंथ है 0.3 मीटर। तो ये आपके पास 3 वोल्ट का डेल्टा भी आ जाएगा। 96 क्वेश्चन में एक सर्किट गिवन है जिसमें कैपेसिटर कनेक्टेड है और आपसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है। देखो ऐसे केस में स्टेडी स्टेट ही डील करना होता है, और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के थ्रू करंट नहीं होना है। तो अगर कैपेसिटर में करंट नहीं है तो इस पूरी ब्रांच में ही करंट नहीं है, यानी आपके पास इस सर्किट में ये जो ब्रांच शोन है इस ब्रांच में करंट 0 है। तो आउटर लूप अगर हम देखें तो इसमें ये है 2.5 वोल्ट और ये है 1 वोल्ट, और ये 10 ओम और ये 20 ओम। तो आउटर लूप में देखें तो ये सेल बड़ा है, तो ये सेल करंट ड्राइव करेगा। तो यहां से इस तरह से ये करंट, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं, तो ये करंट होता हुआ आपके पास आउटर लूप में करंट रहेगा। और अगर ये करंट आई है तो आउटर लूप में दीज टू सेल्स आर अपोजिंग ईच अदर, तो 2.5 माइनस 1 अपॉन 20 प्लस 10, ये आई सॉल्व हो गया। अब इस ब्रांच में ये सेल गिवन है 1.5 वोल्ट। देखो हमें कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी कैपेसिटर के ये दो एंड्स अगर मैं ए और बी मान लूं तो मुझे ए और बी का डेल्टा वी पता चल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस कैपेसिटर। ना इस ए से चलकर इस पाथ से हम बी तक आए तो यहां पर करंट इस डायरेक्शन में है, तो ये प्लस माइनस 10 आई होगा, और आई आप यहां से सॉल्व कर लेंगे। तो वी ए यहां से चलें ए से इस पाथ पे यहां तक बी, वी ए ये वोल्टेज है प्लस माइनस तो माइनस 1.5, आगे चलें तो माइनस प्लस, सो प्लस 1, फिर ये है माइनस प्लस तो प्लस 10 आई इक्वल टू व्हाट वी बी। तो यहां से आई सॉल्व करके आप यहां पुट करें तो आपके पास वी ए माइनस वी बी सॉल्व हो जाता है 0, जिसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज 0। 97 क्वेश्चन में एक सेल से अगर करंट ड्रॉ हो रहा है तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल है विच वी कॉल एज टर्मिनल वोल्टेज, ये ई आर और करंट ड्रॉन है यहां से, तो इसके टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस वी होना है ई माइनस आई आर, यानी V वर्सेस I एक ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो सेलेक्ट करें तो ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन में एक मीटर ब्रिज जिसकी लेंथ ऑफ वायर 100 सेंटीमीटर होती है, उसमें एक गैप, जैसे यहां इस गैप में 2 ओम रजिस्टर है, और दूसरे गैप में क्वेश्चन सेज कि कोई रेजिस्टेंस R है जो कि ग्रेटर देन 2 ओम है। इस बात से यहां पर इस वायर में जो बैलेंसिंग लेंथ होनी है वो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ही होती है। तो 2 अपॉन R, अगर ये बैलेंसिंग लेंथ X है सपोज, तो ये X अपॉन
100 माइनस एक्स होनी, ये फर्स्ट केस। सेकंड में क्वेश्चन से कि इसको इंटरचेंज किया तो क्योंकि रेजिस्टेंस बड़ा है तो फिर ये लेंथ बड़ी होनी है। ऐसा कहना कि बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट होता है, ये कैसे पता चलेगा कि ये राइट में शिफ्ट होता है कि लेफ्ट में शिफ्ट होता है? क्योंकि ये आर बड़ा है ना, तो यहां लेंथ बढ़नी है, तो ये 20 न्यू लेंथ x प्लस 20 हो जाएगी। तो सेकंड केस में यहां r और यहां 2 है, तो r बाय 2, तो यहां लेंथ कितनी है? यहां लेंथ है x प्लस 20 और जो रिमेनिंग है वो यहां, व्हाट इज दैट? 100 माइनस x प्लस 20। तो ये दो रिजल्ट्स, इसको इन्वर्ट कर लें, ये भी 2/r बन जाएगा और 2/r ये भी है, ये आपस में इक्वेट करें और x सॉल्व हो जाएगा। 99 क्वेश्चन में सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर वायर पर जो सेल बैलेंस होता है तो बैलेंसिंग लेंथ L इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू E होता है। तो अगर E1 की बैलेंसिंग लेंथ L1 है और E2 की बैलेंसिंग लेंथ L2 है, तो अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो L1 ग्रेटर देन L2 ही होना है। तो पहले हमने E1 बैलेंस किया, फिर E2 किया, तो सेकंड केस में बैलेंसिंग लेंथ लेस होनी है, तो जो पॉइंट है वो C के लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। 100th क्वेश्चन में करंट फ्लोइंग इन द वायर इज NEAV ड्रिफ्ट। अब ये NE तो सेम ही है क्योंकि सेम मटेरियल है, तो फिर आपके पास I1 और I2 ऐसा रेशियो बनाए, तो एरिया A1 एरिया A2 और ये V1 बाय V2, तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉल्व हो जाएगी जो अननोन है। 101 क्वेश्चन में अगेन एक सर्किट गिवन है जिसमें ये 12 वोल्ट बैटरी और ये 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम और यहां एक सेल गिवन है E। क्वेश्चन सेज कि ये सेल कनेक्ट करने से पहले इस 8 ओम में जो करंट था, ये सेल कनेक्ट होने के बाद वो करंट नहीं बदलता है। ऐसा तभी पॉसिबल है कि इस सर्किट में A और B पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इसकी एब्सेंस में था उसी के इक्वल ये E कनेक्ट हो गया। तो क्योंकि VA माइनस VB की वैल्यू वही है जो E की है, तो इसके कनेक्ट होने के बाद भी इस ब्रांच में करंट नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि इसकी एब्सेंस में, एब्सेंस मींस इसको यहां से हटा लीजिए, इसकी एब्सेंस में व्हाट इज VAB। अब या तो करंट से सॉल्व कर लो या वोल्टेज को डिवाइड कर लो, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होती है, यानी यहां रेशियो है 6:8:10, तो VA माइनस VB ये रेशियो है 8/6 प्लस 8 प्लस 10 मल्टीप्लाइड पे क्या होना है 12, और यही होगा इक्वल टू E। 102 क्वेश्चन में एक कैपेसिटर एक बैटरी से पहले कनेक्ट किया हुआ है और फिर बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स किया। देखो इस फिनोमिना में पहले सिचुएशन ये है कि इसका जो भी ईएमएफ है E, तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, और जो भी चार्ज इस कैपेसिटर पर है उसकी वैल्यू CE है। फिर हमने पोलैरिटी ऑफ बैटरी रिवर्स कर दिया, पोलैरिटी ये हो गया, तो आपके पास ये कैपेसिटर की ये प्लेट, तो लेफ्ट प्लेट जितना Q पहले है उतना ही अभी है, लेकिन लेफ्ट प्लेट पहले थी पॉजिटिव और अब हो गई नेगेटिव, और राइट प्लेट पहले थी नेगेटिव अब हो गई पॉजिटिव। तो एक तरह से इन प्लेट्स पर
पहले जितना चार्ज एक साइन के साथ था, बाद में उतना ही चार्ज अपोजिट साइन के साथ हो गया, जिसका मतलब है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में थ्रू बैटरी जो चार्ज एक्सचेंज हुआ है वो 2q हुआ है। आप कोई भी प्लेट देखें, लेफ्ट प्लेट प्लस क्यू था, फिर माइनस क्यू हो गया, इट मीन्स लेफ्ट प्लेट को -2q चार्ज मिला। और ऐसे राइट है, वो -q था, फिर हो गया +q। तो ये दोनों प्लेट्स ने 2q चार्ज एक्सचेंज किया है थ्रू बैटरी, विच मीन्स बैटरी जहां ई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड था, इतना चार्ज फ्लो हो गया, तो 2q मल्टीप्लाइड बाय ई इज वर्क बैटरी। और कैपेसिटर का चार्ज वही है, तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी विच इज q²/2c का मतलब होता है जो u इनिशियल था वही u फाइनल है, क्योंकि कोई चेंज ऑफ चार्ज हुआ नहीं है। तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ नहीं और बैटरी ने ये वर्क किया, तो जो भी वर्क डन बाय बैटरी है वो सब का सब इस वायर में, यानी फ्लो ऑफ चार्ज में हीट बन के डिसिपेट हो गया। अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ होता तो जितना चेंज होता उसके साथ रिमेनिंग लॉस होता। अब यहां कोई चेंज नहीं है, तो सारा का सारा वर्क डन लॉस हो गया। सो आंसर इज, ये क्यू पुट कर दें सीई, तो 2ce² इज द लॉस। 103 क्वेश्चन में ये पॉइंट ए, देन एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड और ये पी, और यहां दो कैपेसिटर दिए हैं 4 और 2, जिससे इनका इफेक्टिव, क्योंकि ये पैरेलल में है तो इफेक्टिव बनेगा 6, और यहां से अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब कि ये पॉइंट बी 0 हो गया, एंड क्वेश्चन सेज कि ये पॉइंट ए 1200 वोल्ट है, तो इसका इफेक्टिव क्या है 6। तो बहुत सिंपल, हम 6 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड क्या हुए, सीरीज में हुए, और सीरीज में जो चार्ज है वो सेम होता है, तो चार्ज यहां पर VA माइनस VP मल्टीप्लाइड बाय C विच इज 3 माइक्रोफेरेड। ऐसे ही इसका चार्ज कितना है, तो VP माइनस VB इंटू द C इफेक्टिव विच इज 6। तो यहां से आप VP सॉल्व कर लेंगे। 104 क्वेश्चन में एक कैपेसिटर चार्ज है टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V0 और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है। देखो, अगर दोनों चार्ज हो तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास C1 V1 प्लस C2 V2, इट कैन बी माइनस ऑल्सो, डिपेंडिंग के कैसी पोलैरिटी से कनेक्ट किया है, बट यहां उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहां पर सेकंड कैपेसिटर का V2 0 ही है। V कॉमन होता है C1 V1 प्लस माइनस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, बट यहां पर V1 तो V0 है और V2 0 है। तो क्वेश्चन से कि कॉमन पोटेंशियल V आता है, और ये CV0 और ये C प्लस X, यहां से X सॉल्व होना है, ये X सॉल्व हो जाएगा। 105 क्वेश्चन, R1 R2 R3 रेजिस्टर्स का एक अरेंजमेंट गिवन है, और इसमें कंडीशन ये है कि तीनों रेजिस्टर्स में जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है वो सेम हो। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो R2 और R3 दे आर इन पैरेलल। किसी भी रेजिस्टर में जो पावर डिसिपेशन है, अगर आपको उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है तो V²R, या उस R में फ्लो होने वाला करंट पता है तो I²R, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों, अगर मैं इसका नाम A B C ऐसा कुछ रख लेता हूं, तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल में है।
तो इनको तो वोल्टेज सेम मिलनी है, तो वोल्टेज सेम है तो पावर सेम होने के लिए इनका आर सेम होना चाहिए, यानी इन दोनों की पावर सेम का मतलब है कि कंडीशन हो गया कि R2 और R3 इक्वल होना चाहिए। ये पहली बात डिसाइड हो गई। अब जो इनमें हीट है, क्वेश्चन से वही हीट इसमें होनी चाहिए। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं और अगर ये सेम आर हुए, हम इसको आर एज्यूम कर लें, तो अगर इसमें करंट आई होगा तो इसमें भी करंट आई होगा, और जंक्शन रूल से ये आई 2i यहां होगा। तो अब मैं आई स्क्वायर आर यूज करके, क्योंकि इसमें जो हीट है वो कितनी है 2i स्क्वायर R1, और यहां क्या हीट है आई स्क्वायर R2, और ये बराबर है तो आई स्क्वायर R2। तो यहां से आपके पास R1 सॉल्व होता है R2/4, यानी R2 R3 बराबर होने चाहिए और R1 की वैल्यू इन दोनों का 1/4 होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में तीनों रेजिस्टर्स में पावर डिसिपेशन सेम होगा। 106 क्वेश्चन में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है, और इसमें से 25% चार्ज एक से लेकर दूसरे को ट्रांसफर होना है। देखो इसमें से Q/4 इसको दिया तो ये आपस में न्यूट्रलाइज होंगे, यानी ये Q/4 लेने के बाद बचेगा +3Q/4, और ये Q/4 न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो बचेगा -3Q/4। तो एक बार जो F गिवन है वो बनेगा KQ²/R², और जो F डैश है वो है K3Q/4² तो इस तरह से F डैश और F रिलेट हो जाएगा। 107 क्वेश्चन में ये X Y प्लेन ऐसा बना लीजिए, ये ओरिजिन, ये पॉइंट है A0, यहां एक पॉइंट है 0 -A, और इस तरह से यहां एक पॉइंट है AA। ना क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि 0 0 पर -2Q चार्ज रखा है, A0 पर +Q चार्ज है, और 0A पर भी +Q चार्ज है। तो इस अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट बताओ। तो यहां से आप समझें कि ये जो -2Q है, इसमें -Q और +Q ये एक डाइपोल बना, जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट ये P होगा, लेट अस कॉल इट एज P1 वेक्टर। और ऐसे ही दूसरा -Q, ये दूसरा -Q, और ये +Q, ये एक डाइपोल है, और ये डाइपोल, यानी P1 वेक्टर आपके पास है Q इंटू AI कैप, P2 वेक्टर ये है Q इंटू AJ कैप। तो P नेट जो कि होना है P1 + P2, तो P1 + P2 क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलोंग होगा, और बाइसेक्टर लाइन तो 0 0 से AA वाली ही लाइन है। तो आपका आंसर बनेगा कि ये जो P नेट है ये √2 टाइम्स QA है, और डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द पॉइंट AA, which is ऑप्शन 1। 108 क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, उसके पास चार्ज है Q और सराउंडेड बाय शेल। इस तरह के अरेंजमेंट में देखो आउटर शेल पे जो चार्ज होता है उसका पोटेंशियल इनसाइड वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है, यानी आउटर के चलते इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई डेल्टा भी होता ही नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन सच अरेंजमेंट हमेशा डिपेंडेंट है ऑन द चार्ज ऑफ इनर शेल। आप एक्सप्रेशन बना के इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो आउटर शेल को हम क्या चार्ज दें क्या ना दें उससे पोटेंशियल डिफरेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
इस अरेंजमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस इनर स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आउटर शेल को चार्ज दिया तो उससे जो पोटेंशियल इस सरफेस पे बनेगा वही पोटेंशियल इस पे बनेगा। तो आप जो मर्जी चार्ज दे दो, फिर डेल्टा भी करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। इसलिए आउटर शेल पे कोई इफेक्ट नहीं। इनर पे चार्ज चेंज किया तो चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। 109 क्वेश्चन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट चार्ज हैं, आपस में अट्रैक्ट होंगे और इंटरनल फोर्स से मूव होते हुए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो सिंपल वर्क पर एनर्जी का कंसेप्ट है कि अगर P सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो गेन होनी है वो P²/2m। दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पास आते हुए हर मूवमेंट पे सेम रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी ना, इसका मास कम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पे चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन से ज्यादा होगी। 110 क्वेश्चन में पोटेंशियल का एक्सप्रेशन गिवन है V = 3x² + 2y²। इट मीन्स कि जो फील्ड है पोटेंशियल x में भी चेंज हो रहा है, y में भी चेंज हो रहा है। मीन्स फील्ड का i कैप कॉम्पोनेंट भी है और j कैप कॉम्पोनेंट भी है। dV/dx is 6x, y कांस्टेंट। dV/dy it is 4y, x कांस्टेंट। तो इससे जो Ex है वो है -6x और जो Ey है वो है -4y, यानी E वेक्टर आपके पास है -6x i कैप -4y j कैप। नाउ क्वेश्चन है कि किस पॉइंट पर x और y के साथ इक्वल एंगल होगा। x और y के साथ इक्वल एंगल होने का मतलब होता है कि ये 6x और ये 4y की वैल्यू सेम होना। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस एक xy है 2 2, एक दिया है -2 2, एक दिया है -2 -3 और एक दिया है -3 -2। तो x को 2 ले लें तो 12 और y को 2 ले लें तो 8। तो ये नहीं हो सकता है। ऐसे ही -2 2 चेक करो, ऐसे ही -2 -3 चेक करो। जिस कोऑर्डिनेट्स के लिए ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हो जाएं वो आपका आंसर होगा। 111 क्वेश्चन में एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड का और इसकी डाउन है 100 और एक दूसरा कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेरेड, उसकी भी ब्रेकडाउन है 100। तो क्वेश्चन ये है कि इनका सीरीज कॉम्बिनेशन ले लिया जाए तो अब इस कॉम्बिनेशन की ब्रेकडाउन क्या होगी, यानी वो मैक्सिमम क्या ई है जिसके लिए दोनों सेफ रहेंगे। जो भी ई यहां लगाई जाएगी वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होने पर किसी की भी वोल्टेज 100 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए और ये ई डिवाइड होती है इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी में। तो अगर ये ए बी और बी सी ऐसा नाम रख लें तो इस पर वोल्टेज VAB इस कैपेसिटर पर ये होनी है 6/6 + 3 9 × E और BC पर वोल्टेज होनी है 3/9 × E। तो अगर 100 वोल्ट इस पर आए तो किस E पर आएगा, तो यहां 100 पुट कर दें तो 100 × 9/6 ये E जो कि सॉल्व होके आता है 150 वोल्ट। यानी इस E की वैल्यू 150 से ज्यादा हुई तो यहां वोल्टेज 100 से बढ़ जाएगी। ऐसे ही यहां सॉल्व करें कि 100 किस E के लिए आता है तो 100 × 9/3 ये E आता है 300 वोल्ट। यानी ये कैपेसिटर 300 वोल्ट एक्सीड होने पर पंचर होगा और ये 150 एक्सीड होने पर पंचर होगा। यानी अगर हम 150 रखेंगे तो दोनों ही सेफ रहेंगे। तो सेफ वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर दिस कॉम्बिनेशन का आंसर होगा 150 वोल्ट। 112 क्वेश्चन में V वर्सेस X ग्राफ गिवन है तो स्लोप dV/dx क्या देता है E।
तो पोर्शन 1, पोर्शन 3, पोर्शन 5 में स्लोप 0 है। सो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E5 0 होगा। और पोर्शन 2, पोर्शन 4 चेक करते हैं तो पोर्शन 4 का स्लोप ज्यादा है, तो पोर्शन 4 में जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू पोर्शन 2। 113 क्वेश्चन में एक पॉइंट से 2 पेंडुलम सस्पेंडेड है, उनके पास लाइक चार्जेस हैं जिसके चलते रिपल्शन है उनमें, और इस तरह से कोई डाइवर्जेंस एंगल हमें बोला गया है। तो वो किसी भी स्फीयर के लिए इक्विलिब्रियम में क्या है, mg, और ये F इलेक्ट्रिक, ऐसे ही इसका ये F इलेक्ट्रिक और ये mg, यानी जो भी एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, जैसे थीटा की बात करें तो tan थीटा इज FE अपॉन mg, और इस थीटा से आपके पास ये थीटा, ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। तो जब इसको लिक्विड में लेके जाते हैं तो ये F इलेक्ट्रिक कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ये बन जाता है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में जो वेट है वो भी कम हो जाता है, mg माइनस बॉयंट फोर्स हो जाता है। तो क्योंकि दोनों ही कम हो रहे हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि दोनों अगर सेम ही प्रोपोर्शन में कम हो गए तो आपके पास ये रेशो फिर से वही आ जाएगी जो पहले थी, यानी थीटा और ये पहले केस में जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है लिक्विड में डिप करने के बाद भी वो डाइवर्जेंस सेम रहे, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि लिक्विड में जाने पर ये न्यूमरेटर पार्ट डिक्रीज होता है और डिनोमिनेटर पार्ट भी डिक्रीज होता है। तो अगर सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो गए, जैसे ये मान लो हो जाता है 1/3, तो ये भी हो जाए 1/3, तो उस केस में थीटा और थीटा डैश सेम आ जाएगा। वो सेम आना जरूरी नहीं है, बट मे बी हम उसका आंसर देंगे तो वो सेम हो सकते हैं। 114 क्वेश्चन में आइडेंटिकल प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर प्लेस्ड हैं, और वन पेयर ऑफ प्लेट्स से जो कैपेसिटर बनता है वो C दिया है। ये 5 प्लेट्स इस तरह से गिवन है, और ये प्लेट A है और ये B है। आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B बताना है, और ये आपस में यहाँ कनेक्शन भी शो किया हुआ। तो 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेट्स से 4 कैपेसिटर बन जाएंगे। इस तरह से पहले 4 कैपेसिटर आप सीरीज में बना लीजिए। ये 1 2 है, ये 2 3 है, ये 3 4 है, और ये 4 5 है। नाउ प्लेट नंबर 3 इज गिवन नेम एज A, प्लेट नंबर 4 इज गिवन नेम एज B, और प्लेट नंबर 1 एंड 5 दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो ये पॉइंट अगर D है तो ये पॉइंट भी D है। तो इफेक्टिव सर्किट ये है कि A और B के बीच में एक ये कैपेसिटर है C, और इधर A और B के बीच में ये 3 सीरीज में है। तो इसके पैरेलल में एक सिंगल कैपेसिटर और ले लीजिए C/3, तो C एंड C/3 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आंसर आ जाएगा 4C/3। 115 क्वेश्चन किरचॉफ जंक्शन रूल का क्वेश्चन है। टोटल करंट एंटरिंग एट द जंक्शन को इक्वल टू लीविंग कर दीजिए। जो सॉल्यूशन लोड किया हुआ है उसमें आप उसको देख सकते हैं, सिंपल केस। 110 क्वेश्चन में इस तरह से 2 सेल्स पैरेलल का केस, यानी ये आपके पास ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ये 10 ओम, ये 5 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये X। और क्वेश्चन में गिवन है कि अगर VAB 4 वोल्ट है तो ये 2 सेल्स E1 R1 E2 R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन भी अज्यूम किया जा सकता है, जिसमें पोलैरिटी सेम ली जाएगी। तो ऐसे केस में आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के सेल्स रहते हैं, तो ये E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, ये यूज करके VAB गिवन है, ये बनेगा 5/10 प्लस 2/X अपॉन 1/10 प्लस 1/X। ऐसा करके X सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वन मेथड, ऐसा कर लीजिए। या आप इसको
जल्दी से समझ सकते हैं कि इस सर्किट में है तो एक सिंगल लूप ही, और ये सेल बड़ा है तो करंट ऐसा ही फ्लो होना है, करंट की डायरेक्शन यही रहनी है, यानी ये सेल होगा डिस्चार्ज और ये सेल क्या होगा, चार्ज। तो अगर करंट फ्लोइंग आई है तो 5 माइनस 10i इसकी टर्मिनल वोल्टेज है और वो गिवन है 4, तो यहां से आई सॉल्व हो गया। और ये सेल है चार्जिंग मोड में, तो 2 प्लस ix ये भी है 4, तो यहां से आई सॉल्व कर ले, आई यहां पुट कर ले तो x सॉल्व हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। वन 117 क्वेश्चन में अगेन ये एक तरह से थ्री सेल्स इन पैरेलल और ये VAB पूछा है, तो अगेन आप E1 बाय R1, तीनों सेल्स की पोलैरिटी सेम है, E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तो ये सब डेटा पुट करें, ये भी सॉल्व हो जाएगा। 118 क्वेश्चन में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन अगर हम करेंगे तो आपके पास जो RMS वोल्टेज आएगी वो पीक बाय 2 आती है। एज रिजल्ट आपको बात पता है ये, तो सिंपल 200 पीक गिवन था, बाय 2 तो आंसर हो जाएगा 100 वोल्ट। 119 क्वेश्चन ट्रुथ टेबल गिवन है, तो क्लियरली वो NAND का ट्रुथ टेबल है। 120 क्वेश्चन में देखो ए ऑप्शन क्या है, NAND गेट, बी क्या है, NOR गेट, सी भी NAND गेट है, और जो डी है, डी जो सिंबल है ना, वो जो जोर गेट हम पढ़ते हैं, यानी इस तरह से ये शो किया जाए तो ये जोर गेट है। जोर गेट जिसका ट्रुथ टेबल, ये गेट क्या होता है, ये इस तरह से, ये एंड सॉरी नॉट ए बी, और इस तरह से ये एंड गेट की इनपुट, लेकिन ये डायरेक्ट, और यहां पर ये एंड गेट और ये डायरेक्ट, और फिर इन दोनों की आउटपुट एक और गेट की इनपुट, यानी ये आपके पास ए बार डॉट बी, ए डॉट बी बार का प्लस, ये होता है जोर गेट। लेकिन अगर इसके आगे एक नॉट और लगा तो ये बन जाएगा नॉर गेट। तो जोर गेट का ट्रुथ टेबल होता है 0 1 1 0, तो नॉर हो जाएगा 1 0 0 1। तो हमें 0 0 इनपुट पर आउटपुट 1 चाहिए, तो कौन कौन सा गेट, तो आंसर हो जाएगा सी एंड डी। 120 क्वेश्चन बोहर मॉडल में बाल्मर सीरीज का मतलब है कि n इक्वल टू 2 पर फॉल होना फ्रॉम द हायर ऑर्बिट, यानी जो 1 बाय लैम्डा क्या लिखेंगे, r इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। तो n इक्वल टू 3 लिया तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, और n इक्वल टू 4 लिया तो सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो n को 3 पुट कर लें, वो लैम्डा हमें ढूंढनी है, और सेकेंड लाइन हमें गिवन है कि वो है 4861 एंगस्ट्रॉम। तो दो एक एक्सप्रेशन बन जाएंगे, एक में लैम्डा पुट कर दीजिए, एक लैम्डा अननोन है, वो सॉल्व हो जाएगा। 122 में एक्स रेज का लैम्डा मिनिमम, अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V होता है तो लैम्डा मिनिमम क्या है, 12375 अपॉन V एंगस्ट्रॉम, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 123 क्वेश्चन, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ गिवन है, तो hc बाय लैम्डा
ये एनर्जी आएगी जूल्स में, और इसको आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करें तो ये बन जाता है आपके पास एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको आप सॉल्व कर लें। अगेन इसको सॉल्व करने में इस रिजल्ट की हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि hc/e जो वैल्यू थी वो आपके पास 12375 एंगस्ट्रॉम है। तो यहां से जो लैम्डा गिवन है उससे आप एनर्जी सॉल्व करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फिर वो जो एनर्जी ई सॉल्व होगी दैट माइनस वर्क फंक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप चल रहे हैं तो ये आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। 124 क्वेश्चन में जब F1 फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक इक्वेशन पे क्वेश्चन है, HF1 माइनस वर्क फंक्शन इज हाफ mv1 स्क्वायर, और जब F2 है तो HF2 माइनस वर्क फंक्शन इज हाफ mv2 स्क्वायर। तो इनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। 125 इज अगेन सिंपल क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी गिवन है लाइट की इन द लेजर, जिससे h न्यू करके आप एनर्जी ऑफ 1 फोटोन सॉल्व कर लें, और आपके पास सोर्स का पावर गिवन है, दैट पावर इज 2 × 10⁻³ वॉट। तो क्योंकि एनर्जी एमिटेड है इन दी पैकेट्स ऑफ एनर्जी मींस फोटोन्स की फॉर्म में, तो कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड हैं, तो इस एनर्जी को आप एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आ जाएंगे। 126 क्वेश्चन में U-238-92 इसने एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया और ये बन जाता है एज पर द क्वेश्चन यूरेनियम 239-92, करेक्ट। देन इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन मींस बीटा पार्टिकल एमिशन, तो ये आपके पास E-10, तो मास नंबर विल रिमेन सेम। सपोज ये बन गया, उसके बाद में ये गिवन है आपको, तो ये 239 मास नंबर रहेगा और एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1, तो 93। देन फर्दर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो -1, फिर से ये बन रहा है प्लूटोनियम, तो आपके पास 239 मास नंबर विल रिमेन सेम बट एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1। तो आपके पास ये सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। 127 क्वेश्चन में 8 डेज में जो काउंट है वो 80 से 20 रह जाता है। देखो 80 जो कि इनिशियल है इंटू 1/2 और ये n हाफ लाइफ्स, इसको इक्वल टू 20 करते हैं तो n सॉल्व हो जाता है 2। इसका मतलब है कि 2 हाफ लाइफ्स आर 8 डेज। 8 days, it means 1 half life is 4 days। तो ऐसा बोलना कि कितने और डेज के बाद ये 20 से 10 हो जाएगा, तो 20 से 10 होने का मतलब है हाफ होना, तो आंसर हो जाएगा फर्दर 4 डेज के बाद ऐसा हो जाएगा। 128 क्वेश्चन में T0 पर नंबर है 1000, T0 पर नंबर है 1000 और t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये नंबर हो जाता है 900, यानी 10% डिके हो रहा है इन 2 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 4, हर बार 2 सेकेंड्स में 10% ही डिके होगा, तो इस 900 का 10% डिके होना, तो यहां पर नंबर जो रिमेनिंग होगा वो 900 माइनस 10% ऑफ 900, यानी कि ये बनेगा 810 फर्दर 2 सेकेंड्स के बाद। 129 क्वेश्चन में एक न्यूक्लियस रेस्ट में है और वो डिसइंटीग्रेट होता है, ये A है, और डिसइंटीग्रेट होकर के ये 4 ये यहां गया, तो ये डॉटर न्यूक्लियस व्हाट इज दैट A-4। तो क्योंकि P इनिशियल 0 था, तो P फाइनल को 0 करने के लिए ये V से गया है
तो ये आपके पास V डैश से जाएगा और मोमेंटम कंजर्वेशन से a-4 इंटू V डैश को क्या होना है 4V। तो V डैश रिकॉइल वेलोसिटी पूछी है, वो सॉल्व हो जाएगा। 130th क्वेश्चन में एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहा है एट द रेट x। वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, यानी वो प्रोड्यूस होने के साथ डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है, और प्रोड्यूस होकर के जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा। तो एक स्टेज आएगी कि जितने न्यूक्लियस पर सेकेंड फॉर्म हो रहे होंगे, प्रोड्यूस हो रहे होंगे, उतने ही पर सेकेंड डिसइंटीग्रेट हो रहे होंगे। तो अब उसके बाद नंबर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो व्हेन दिस रेट ऑफ प्रोडक्शन x इक्वल टू रेट ऑफ डिके दैट इज dn by dt, वो क्या होता है, वो होता है लैम्डा n। उस समय ये मैक्सिमम यानी कांस्टेंट मैक्सिमम होगा n कांस्टेंट। तो ये n आपको बताना है कि वो n कितना होना है। तो x अपॉन लैम्डा इज n। नाउ हाफ लाइफ क्वेश्चन में गिवन है कि हाफ लाइफ है y, और हाफ लाइफ होता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन लैम्डा। तो यहां से y अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ 2 आता है 1 अपॉन लैम्डा। तो ये x इंटू 1 बाय लैम्डा यानी y बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये आपके पास n होगा। तो जो नंबर है वो एक्स वाई अपॉन दिस है। वन 131 क्वेश्चन में सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये गैलियम आर्सेनिक जो आपको गिवन है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो क्यों प्रेफर हो रहा है। देखो सोलर सेल में इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है, और एब्जॉर्ब होकर के इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, और उसकी हेल्प से आपके पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्योंकि ये जो गिवन हमारे पास सेमीकंडक्टर है उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज्यादा, यानी इंसिडेंट एनर्जी का ज्यादा पार्ट, ज्यादा फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होना है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 132 क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है, इनपुट साइड में VBB के साथ जो R1 कनेक्टेड है, अगर हम उस R1 को डिक्रीज करेंगे तो सर्किट में सारे करंट्स डिक्रीज हो जाएंगे, IB भी डिक्रीज हो जाएगा, IC भी और IE भी। तो आपके पास IC डिक्रीज हुआ तो एम मीटर रीड कर रहा है IC को, तो एम मीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा है, वो रीड कर रहा है IC इंटू R2, और IC कम हो गया तो फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग भी डिक्रीज हो जाएगी, दोनों की ही रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। 133 अगेन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एनिहिलेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं और मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसमें देखो 2 फोटोन्स जनरेट हो रहे हैं, देयर ऑफ द सेम एनर्जी। अगर वो सेम एनर्जी के हैं, इसका मतलब है कि उनका लैम्डा सेम है, लैम्डा सेम का मतलब उनका मोमेंटम सेम है, और मोमेंटम सेम है तो इनिशियल 0 है और फाइनल भी 0 होना है। तो अपोजिट डायरेक्शन में उनको मूव होना ही होगा, सो दैट उनके इक्वल मोमेंटम से सिस्टम का P फाइनल 0 रहे, सिस्टम का P कंजर्व रहे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के चलते ऐसा हो रहा है। 134 क्वेश्चन में कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का स्लोप, तो आपके पास एच न्यू इक्वल टू W प्लस E टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेशन है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉल्व होगा H बाय E न्यू माइनस W बाय E, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जिसका स्लोप है H अपॉन E, और H है प्लैंक्स कांस्टेंट, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसमें मटेरियल के वर्क फंक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, सो स्लोप विल रिमेन सेम। खाली वर्क फंक्शन से क्या बदलेगा, इंटरसेप्ट बदलेगा ऑन दी वाई एक्सिस। 135 में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, लिथियम हीलियम, ये जो 1H गिवन है, 1H अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ देखते हैं तो 1H के लिए वो 0 गिवन है, तो वहां मेंशन भी नहीं है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। प्रोडक्ट साइड में 4 न्यूक्लियंस हैं हीलियम के पास, सो 4 इंटू 7.06, बट ऐसे 2 न्यूक्लियस बने, ये है एनर्जी रिलीज, और
लिथियम 7 न्यूक्लियॉन्स और एनर्जी है 5.6, तो ये है एब्जॉर्ब। तो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज है वो आ जाएगा नेट, विच इज 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।